गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं महेंद्र विक्रम सिंह आप सभी का मेरी क्लास में स्वागत करता हूं। तो बढ़ते हैं 2 सितंबर की करंट अफेयर्स की ओर। लेते हैं पहला क्वेश्चन। एयरफोर्स स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड को कौन सा अवार्ड दिया गया है? एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को कौन सा अवार्ड दिया गया है? ए ध्यानचंद पुरस्कार, बी अर्जुन पुरस्कार, सी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और डी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, डी राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दिया गया है एयरफोर्स को? तो इसे राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार खिलाड़ियों को अपने संबंधित खेल क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने एवं खेल कल्याण उपायों को लागू करने के लिए दिया जाता है। इस भारतीय वायुसेना के अंतर्गत अंतर सेवा स्तर पर खेल गतिविधियों की योजना एवं संचालन करने का ये एक निकाय है, एक बोर्ड है, एयरफोर्स स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड, जो एयरफोर्स के अंतर्गत ही कई खेल का संचालन करता है और उसी को प्रोत्साहन देने के लिए ये अवार्ड खेल प्रोत्साहन पुरस्कार इस पर किसके दिया गया है? एयरफोर्स स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड AFSCB को ये दिया गया है। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर खेल को बढ़ावा देना, खेल संस्कृति को प्रोत्साहन करना और युवा एयर वॉरियर्स को खेल गतिविधियों को जीवन के एक हिस्से के रूप में सम्मिलित करने के लिए दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न लेते हैं, सेकेंड नंबर। चोल काल से संबंधित दुर्लभ शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि चोल काल का दुर्लभ शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? इम्पोर्टेंट है, किस राज्य से प्राप्त हुआ है? ये देख लीजिए, ये शिलालेख है जो हाल ही में मिला है और ये किस काल का है? तो ये चोल काल का है, चोल काल का है। ऑप्शन लेते हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु। तो जो चोलकालीन प्रसिद्ध शिलालेख या हाल ही में खोजा गया है, कहाँ से मिला है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो ये आपका आंध्र प्रदेश से मिला है। कहाँ से मिला है? आंध्र प्रदेश से आपका ये मिला हुआ है। आंध्र प्रदेश का कुडप्पा जिला में ये खोजा गया है हाल ही में। कहाँ पर खोजा गया है? कुडप्पा जिला में खोजा गया है। ये डोलोमाइट पत्थर का एक चट्टान है। किस पत्थर की चट्टान है ये? तो ये डोलोमाइट पत्थर की एक चट्टान है जिसमें चोल काल के कुछ तथ्यों को मढ़ा गया है। ये 25 पंक्तियों में उत्तीर्ण शिलालेख है जो तेलुगु भाषा में है। किस भाषा में है? तेलुगु भाषा इसमें लिखी हुई है, तेलुगु भाषा पर आधारित है। चोल काल जो है 8वीं शताब्दी के आसपास तक बताया जाता है और ये रेनाडू के चोल महाराजा के अधीन था, ऐसा कुछ लोग बताते हैं। रेनाडी चोल युग 500 से 1100 ईस्वी तक रहा था। ये तेलुगु चोल भी कहा जाता था, इसको तेलुगु चोल भी कहा जाता था। तो इम्पोर्टेंट है ये। अगला प्रश्न लेते हैं, आंध्र प्रदेश से मिला था। कहाँ से मिला था ये? आंध्र प्रदेश से मिला है। तो आंध्र प्रदेश से संबंधित कुछ बातें कर सकते हैं आंध्र प्रदेश के तथ्यों से कि यहाँ की वर्तमान समय में राजधानी क्या है आंध्र प्रदेश की? तो वर्तमान समय में इसकी राजधानी हैदराबाद है, परंतु अमरावती इसकी राजधानी बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री कौन है? तो जगनमोहन रेड्डी इसके वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल कौन है? तो बीबी हरिचंद्रन इसके राज्यपाल हैं। विधान परिषद में 58 सीटें जबकि विधानसभा में 175 सीटें हैं। ये 2 सदनी वाला विधानसभा है। तो विधानसभा में 175 सीटें, विधान परिषद में 58 सीटें हैं। जगनमोहन रेड्डी यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। ये भाषा पर गठित पहला राज्य था और इसका गठन 1 नवंबर 1953 को हुआ था। कब गठन हुआ? तो 1 नवंबर 1953 को इस राज्य का गठन हुआ था। लोकसभा की यहाँ पर 25 सीटें जबकि राज्यसभा की यहाँ पर 11 सीटें हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा नगर विशाखापत्तनम है। विशाखापत्तनम में भारत का सबसे गहरा बंदरगाह स्थित है। सबसे गहरा बंदरगाह भी विशाखापत्तनम में स्थित है।
यहाँ का प्रसिद्ध राज्य नृत्य कुचिपुड़ी है, इम्पोर्टेंट है। कौन सा नृत्य है? तो कुचिपुड़ी यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। यहाँ का पक्षी नीलकंठ है और खेल कबड्डी है, ये भी याद रखिएगा। सालार जंग संग्रहालय, चार मीनार, हुसैन सागर झील और हनुमान जी का प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह एकमात्र भारतीय राज्य है जो 3 राजधानियां रखता है। कार्यपालिकी के लिए राजधानी विशाखापत्तनम, विधानसभा अमरावती और हाई कोर्ट इसका कुर्नूल में स्थित है। न्यायिक राजधानी कुर्नूल को इसने बनाया हुआ है। तो इस तरह से 3 प्रश्न हो गए आपके। कुर्नूल, यहाँ पर 3 राजधानियां हो गई हैं। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रह पर ड्रैगन जैसा पैटर्न देखने को मिला है? इंपॉर्टेंट है। ए मंगल, बी बुध, सी बृहस्पति और डी शनि। तो किस ग्रह में ड्रैगन जैसा पैटर्न देखने को मिला है? आपको मंगल ग्रह में ड्रैगन जैसा पैटर्न देखने को मिला है। हाल ही में नासा ने 4 जुलाई 2017 को मंगल टोही ऑर्बिटर हाई राइज कैमरे से युक्त भेजा था। उसने हाल ही में एक फ़ोटो भेजी है, आप उसको पहले देख लीजिए, जिससे उसका आकार या चित्र प्राप्त हुआ है। तो यह ड्रैगन जैसी तस्वीर किस ग्रह में खींची गई है? ये आपकी मार्स यानी मंगल ग्रह में खींची गई है। कहाँ पर खींची गई है? तो ये मंगल ग्रह में आपकी तस्वीर खींची गई है, इम्पोर्टेंट है। कहा जाता है मेलस चश्मा मंगल ग्रह पर स्थित एक घाटी है। कौन सी? इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। मेलस चश्मा नाम की एक मंगल ग्रह में घाटी है, जो यहाँ का सबसे बड़ा खंड हो सकता है। तो नासा के द्वारा ये चित्र भेजा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है 2400 वर्ष पुरानी मिस्र की मम्मी किस भारतीय राज्य से प्राप्त हुई है? 2400 वर्ष पुरानी मम्मी किस भारतीय राज्य से प्राप्त हुई है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आप देख लीजिए। मम्मी का भी हाल ही में चित्र प्राप्त हुआ है। बारिश के कारण अल्बर्ट संग्रहालय एक भारत में वहाँ पर था, ये हाल ही में ये खोजा गया है, इम्पोर्टेंट है। प्रश्न में आ जाइए। तो 2400 वर्ष पुरानी मिस्र की मम्मी किस राज्य से प्राप्त होती है? ए राजस्थान, बी पश्चिम बंगाल, सी तेलंगाना, डी तमिलनाडु। तो ये आपकी अल्बर्ट हॉल संग्रहालय जयपुर से प्राप्त हुई है, जो एकदम सुरक्षित है। चित्र से ही दिखाई दे रहा है कि एकदम सुरक्षित मम्मी निकाली गई है। कहाँ से प्राप्त होती है? तो जयपुर से। जयपुर को पिंक सिटी का दर्जा भी प्राप्त है। इसका मतलब ये कहाँ पर है? तो ये राजस्थान का अल्बर्ट संग्रहालय है, जयपुर में है। तो जयपुर से प्राप्त हुई है, अल्बर्ट संग्रहालय से मम्मी मिली हुई है। जयपुर शहर में अत्यधिक वर्षा होने के कारण अल्बर्ट हॉल संग्रहालय में रखी इस मम्मी को हाल ही में सुरक्षित किया गया है, जिस कारण ये चर्चा में है। इसे मिस्र के प्राचीन शहर पानोपोलिस क्षेत्र में 300 से अधिक वर्ष पहले प्राप्त किया गया था। तो इम्पोर्टेंट है। जयपुर के राजा सवाई सिंह ईश्वर सिंह ने एक प्रदर्शनी में उपहार स्वरूप उनको ये दिया गया था मिस्र में। तो इम्पोर्टेंट है, ये कैसे भारत में है पता चल गया आपको कि जयपुर के राजा सवाई ईश्वर सिंह को वर्ष 1887 में जयपुर में प्रदर्शनी के लिए मिस्र के संग्रहालय में उपहार स्वरूप दिया गया था। तो ये कहाँ पर स्थित है? अल्बर्ट संग्रहालय में स्थित थी। हाल ही में वहाँ पर पानी के कारण इसको निकाला गया था, जिससे चर्चा में रही। कहा जाता है इंडो गोथिक वास्तुकला पर ये आधारित है, जो ये डिजाइन दिखाई दे रही है, इंडो गोथिक कला पर ये आधारित थी। तो कहाँ से मिली है? जयपुर से मिली है। कौन से संग्रहालय में रखी थी? तो अल्बर्ट संग्रहालय था। तो ये भी हो सकता है कि अल्बर्ट संग्रहालय पूछा जाए। कहाँ पर है? तो जयपुर में है। और मिस्र की 2400 वर्ष पुरानी यहाँ पर मम्मी का चित्र मम्मी प्राप्त हुई है। राजस्थान की बात करें तो हाल ही में राजस्थान ने हर गांव में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए थे। स्माइल ई लर्निंग ऐप भी जारी किया था।
राजस्थान में थार मरुस्थल, माउंट आबू और दिलवारा के जैन मंदिर प्रसिद्ध हैं। यहाँ का सबसे बड़ा शहर, राजधानी और पिंक सिटी के नाम से जयपुर को जाना जाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्रा थे जिनका निधन हो गया था। गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। विधानसभा की यहाँ पर 200 सीटें, राज्यसभा की 10 और लोकसभा की 25 सीटें हैं यहाँ पर। इसका हाई कोर्ट जोधपुर शहर में स्थित है। कहाँ पर है? हाई कोर्ट जोधपुर में है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है और इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान को स्पर्श करती है। तो ये कुछ प्रश्न आप राजस्थान से याद रखेंगे। अगला है ब्लू प्लाक नहीं है, ब्लू प्लाक होना चाहिए। ब्लू प्लाक सम्मान से सम्मानित नूर इनायत खां भारतीय मूल की महिला अंडर कवर एजेंट ने किस देश की ओर से काम किया था? इंपॉर्टेंट है ये। किस देश की ओर से काम कर रही थी, जिन्हें कुछ समय पश्चात वहाँ पर पकड़ लिया गया था। कुछ महीनों पश्चात एक मैडेलिन नामक कोर्ट नाम से ये एक ऑपरेशन संचालित कर रही थी। कुछ समय पश्चात इन्हें पकड़ लिया गया और कुछ यातनाओं के पश्चात इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो इम्पोर्टेंट है, हाल ही में इनको ब्लू प्लाक सम्मान से सम्मानित किया गया है। किससे सम्मानित किया गया है? ब्लू प्लाक सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, इनके विषय में जान लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की ओर से जासूसी करने वाली थी। किस ओर से? तो जासूस का काम किया इन्होंने, ब्रिटेन की ओर से काम किया था द्वितीय विश्व युद्ध के समय, इसीलिए इन्हें प्रतिष्ठित ब्लू प्लाक सम्मान से सम्मानित किया है ब्रिटेन ने। नूर इनायत खां का जन्म 1914 में कहाँ पर हुआ था? मॉस्को में हुआ था। अब इनके विषय में थोड़ा सा सुनिए, इनका जन्म कहाँ हुआ? मॉस्को में हुआ था नूर इनायत खां का जन्म, जिनकी माता अमेरिकी मूल की थी। माता अमेरिकी मूल की थी जबकि पिता भारतीय मूल के थे। पेरिस में पली बढ़ी नूर इनायत खां दूसरे विश्व युद्ध के समय 1940 में जर्मनी में, कहाँ पर? जर्मनी ने पेरिस पर कब्जा कर लिया था। कब्जा कर लेने के बाद लंदन चली गई। लंदन में ब्रिटेन में सेना में शामिल हुई और कुछ समय पश्चात उन्हें प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, 40 में कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। उन्होंने एक गुप्त संगठन में नियुक्त किया, मैडेलिन नाम से। ये एक ऑपरेशन के लिए अंडर कवर एजेंट के रूप में तैनात हुई। कुछ महीनों पश्चात इनको नाजियों द्वारा पकड़ लिया गया और 1944 में इनकी हत्या कर दी गई थी। तो इम्पोर्टेंट था, ब्लू प्लाक सम्मान इन्हें क्यों दिया गया? अंडर कवर एजेंट थी, जन्म मॉस्को में हुआ, भारतीय मूल के पिता थे, माँ अमेरिकी मूल की थी। ब्रिटेन द्वारा इनको गुप्त संगठन के रूप में विंस्टन चर्चिल ने तय किया था। उस ऑपरेशन का नाम मेडेलिन था। क्या नाम था? मेडेलिन था, इसलिए ये चर्चा में रहा। अगला प्रश्न लेते हैं। भारतीय प्रेस ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? ए.आर. लक्ष्मणन, डॉक्टर के.एस. वाजपेयी, अभीक सरकार और प्रशांत भूषण। तो किसे चुना गया है? इंपॉर्टेंट है ये भी, हाल ही में। तो ये अभीक सरकार को चुना गया है। किसे चुना गया है? अभीक सरकार को। ये इनकी इमेज है, देख लीजिए आप। इनको प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई का अध्यक्ष चुना गया है। ए.आर. लक्ष्मण का नाम आपने सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व अध्यक्ष थे, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई। ये 18वें विधि आयोग के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अध्यक्ष रह चुके हैं, 18वें विधि आयोग के भी ये अध्यक्ष रहे थे। तो ये भी याद रखिएगा। प्रशांत भूषण भी प्रमुख न्यायाधीश वकील हैं जिन पर अभी 1 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। अभीक सरकार को पीटीआई का अध्यक्ष चुना गया है। तो इम्पोर्टेंट है, किसे चुना गया है पीटीआई ने? तो अभीक सरकार को चुना हुआ है, इनको हाल ही में चुना गया है। अगला प्रश्न लेते हैं। कौन सा राज्य गुजरात की तरह विशेष अधिनियम लाएगा? कौन सा राज्य गुजरात की तरह विशेष अधिनियम लाएगा? ये प्रश्न है हमारा कि कौन सा राज्य गुजरात की तरह विशेष अधिनियम लाने की बात कर रहा है? विशेष निवेश अधिनियम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? विशेष
निवेश अधिनियम की बात कर रहा है। तो इम्पोर्टेंट है, निवेश की बात की जा रही है कि कौन सा राज्य, ए कर्नाटका, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका कर्नाटक आंसर सही है। कर्नाटक भी निवेश अधिनियम लाने की बात कर रहा है। कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक ने भूमि सुधार अधिनियम में भी अभी संशोधन किया था। ये भारत के दक्षिण पश्चिमी राज्य का एक क्षेत्र है। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को इस राज्य का गठन हुआ था। यहाँ की राजधानी बेंगलुरु है। राज्यपाल वाजूभाई वाला और मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा है। कौन है मुख्यमंत्री? BS येदियुरप्पा मुख्यमंत्री हैं। यहाँ का राज्य पशु भारतीय हाथी है, पक्षी रोलर और राज्य वृक्ष चंदन है। जबकि फूल कमल का राज्य फूल है यहाँ का। इम्पोर्टेंट है, राज्य फूल कमल, राज्य पशु हाथी, राज्य पक्षी रोलर और वृक्ष चंदन है। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें और राज्यसभा की 13 सीटें हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स आप कर्नाटक से याद रखेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत में विज्ञान केंद्र आंदोलन का पिता के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में विज्ञान केंद्र आंदोलन के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? इम्पोर्टेंट है, ए सरोज घोष, बी गजानंद यादव, सी के सिवान, डी डॉक्टर S पद्मावती। तो डॉक्टर सरोज घोष को भारत में विज्ञान केंद्र आंदोलन के पिता के रूप में जाना जाता है। हाल ही में वो 85 वर्ष के हुए। उन्हें संग्रहालय निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने 1978 में राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की स्थापना की। मुंबई में नेहरू विज्ञान केंद्र, भारत का पहला विज्ञान केंद्र भी खोला। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय द्वारा इन्हें लिम्का बुक गार्ड में भारत में सबसे बड़े और सबसे लंबे समय तक चलने वाले गैर औपचारिक विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। 1989 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था ये, तथा 2007 में पद्म भूषण सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो इनको भारत में विज्ञान केंद्र आंदोलन के पिता के रूप में जाना जाता है। ये आप याद रखिएगा, सरोज घोष को, और 2007 में पद्म भूषण, 1989 में पद्मश्री सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया था। ये आपके सरोज घोष हैं, जिन्हें भारतीय विज्ञान केंद्र के आंदोलन के पिता के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा सौर वृक्ष कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? दुनिया का सबसे बड़ा सौर वृक्ष कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ए दुर्गापुर, बी बंगलौर, सी प्रयागराज, डी भिलाई। तो ये आपका दुर्गापुर में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? दुर्गापुर में CSIR तथा CMERI द्वारा स्थापित किया जाएगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर वृक्ष होगा। इसकी क्षमता 11.5 किलोवाट पावर KWB होगी। तो ये इम्पोर्टेंट है, कह सकते हैं ये सौर वृक्ष 12,000 से 14,000 इकाइयाँ उत्पन्न करेगा। इस सौर वृक्ष की लागत 7.5 लाख रुपए है। तो प्रत्येक सौर वृक्ष इस तरह से स्थापित किए जाएंगे और प्रत्येक की 7.5 लाख रुपए होगी। तो इम्पोर्टेंट है, कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? दुर्गापुर में। दुर्गापुर आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न लेते हैं, जैविक फसलों की खेती में भारत को विश्व स्तर पर कौन सी रैंक प्रदान की गई है? जैविक खेती में क्षेत्रफल पर अभी रैंक एक जारी कर दी गई थी। तो भारत को विश्व स्तर पर कौन सी रैंक मिली है? तो भारत को विश्व स्तर पर 9वीं रैंक दी गई है। जबकि भारत का पूर्ण रूपेण जैविक राज्य का दर्जा किसे प्राप्त है? तो पूर्ण रूपेण भारत का जैविक राज्य का दर्जा सिक्किम को प्राप्त है। भारत का पहला जैविक स्टेट कौन सा है? सिक्किम है। लेकिन जैविक उत्पादक के मामले में मध्य प्रदेश भारत में पहले स्थान पर है। जैविक वस्तुओं के उत्पादन में मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त है। जबकि जैविक स्टेट का दर्जा किसे है?
सिक्किम को प्राप्त है। और क्षेत्रफल में भारत को पूरे विश्व के क्षेत्रफल के आधार पर जैविक खेती करने के स्तर पर 9वीं रैंक दी गई है। कौन सी क्रम की 9वीं रैंक दी गई है? 9वीं रैंक दी गई है। अब प्रश्न ये उठता है, इनको कौन सी रैंक मिली है? 9वीं रैंक इनको दी गई है। सिक्किम के पश्चात त्रिपुरा और उत्तराखंड भी जल्द ही जैविक राज्य बनने का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। इनमें भी कार्य चल रहा है। तो ये भी याद रखेंगे कि जैविक खेती में सिक्किम, उत्तराखंड और त्रिपुरा पूरी तरह से लक्ष्य रखे हैं, जबकि जैविक फसलों का उत्पादन सर्वाधिक मध्य प्रदेश कर रहा है। कौन कर रहा है? मध्य प्रदेश कर रहा है। अगला प्रश्न लेते हैं। तेंजिंग नोर्गे अवार्ड जीतने वाले भारत देश के पहले या देश के पहले दिव्यांग खिलाड़ी बने? ए. सत्येंद्र सिंह लोहिया, बी. योगेश मालवीय, सी. दिलीप कुमार, डी. निरंजन पाटिल। तो इम्पोर्टेंट है, ए. सत्येंद्र सिंह लोहिया जो थे, इन्हें दिव्यांग खिलाड़ी हैं, इन्हें तेंजिंग नोर्गे अवार्ड प्राप्त हुआ है। तेंजिंग नोर्गे अवार्ड इन्हें प्राप्त हुआ है। ये एक पैरा तैराक हैं, पैरा दिव्यांगों के ऊपर लगता है, और ये तैराक हैं जिन्हें तेंजिंग नोर्गे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड के नाम से इसे जाना जाता है। अगस्त 2019 में इन्होंने यूएस में कैटलीना चैनल को पार करने वाले पहले एशियाई तैराक बने थे। कैटलीना चैनल को पार करने वाले पहले एशियाई तैराक बने थे। विश्व दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर पर उन्हें उपराष्ट्रपति द्वारा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का दर्जा भी दिया गया था, सम्मान से सम्मानित किया गया था। वह मध्य प्रदेश ग्वालियर से हैं, जिन्हें मध्य प्रदेश में सर्वोच्च खेल पुरस्कार विक्रम पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। योगेश मालवीय को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह भी आपके कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश से के ही हैं। दोनों प्रश्न याद रखिएगा कि सत्येंद्र सिंह लोहिया को तेंजिंग नोर्गे अवार्ड जीता दिया गया है, जबकि योगेश मालवीय को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2019 में इन्होंने यूएस में कैटलीना चैनल को पार किया था और पहले एशिया के व्यक्ति बने थे। अगला प्रश्न लेते हैं। अमेरिका की मदद से कौन से देश एक समझौते पर पहुँचे हैं? इम्पोर्टेंट है कि अमेरिका की मदद से कौन सा देश पहुँच गया है एक समझौते पर? तो इजराइल और यूएई, इजराइल जॉर्डन, इजराइल सऊदी अरब और इजराइल लेबनान। तो इजराइल और यूएई एक समझौते पर पहुँचे हैं। दोनों देशों ने एक समझौता किया था जिसके तहत सीधी वाणिज्यिक उड़ान अबू धाबी से इजराइल के लिए पहुंचेगी। इम्पॉर्टेंट है, ये समझौता अमेरिका के समक्ष हुआ था। इजराइल ने केवल 2 अरब देशों अभी तक मिस्र और जॉर्डन के साथ ही राजनीतिक संबंध बनाए थे। तो मिस्र और जॉर्डन के साथ, अब ये पहली बार किसके साथ बना रहा है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के साथ इन्होंने समझौता किया है। अमीरात ऐसा करने वाला तीसरा देश बन गया है। तो कौन कौन से 3 देश हैं? यूएई, मिस्र और जॉर्डन, 3 देश हैं, लेकिन इस प्रश्न का आंसर इजराइल और यूएई है। अगर हम बात करें इजराइल की, तो यह मध्य पूर्व में स्थित देश है, भूमध्य सागर के पास स्थित है, जबकि संयुक्त अरब जो है एशिया प्रायद्वीप के पूर्वी छोर पर स्थित है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है, जबकि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। इजराइल की मुद्रा शेकेल, जबकि संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा दिरहम है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जबकि सऊदी अरब के प्रधानमंत्री इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू, जबकि संयुक्त अरब अमीरात के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मकलूम हैं। राष्ट्रपति इजराइल के रेवेन रिवलिन हैं, जबकि यहाँ सऊदी अरब के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नाहयान हैं। कौन है? खलीफा बिन जायद अल नाहयान हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा विकसित कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए रिमोट आधारित ट्रॉली का नाम क्या दिया गया है? तो स्पीड बोट, मेडिकोप, मेडबोट और कोविड केयर। तो इससे
मेड बोट नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? मेड बोट नाम दिया गया है, जो रोगियों के पास पहुंचेगी और बिना रिमोट पर आधारित है, जिनसे मेडिकल सुविधाएं कोविड-19 रोगियों से ग्रसित व्यक्तियों को इस मेड बोट के द्वारा पहुंचाया जाएगा और आवश्यक वस्तुएं पहुंचाई जाएंगी। तो इसे भारतीय रेलवे द्वारा विकसित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2030 तक भारत ने शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 960 से अधिक रेलवे स्टेशन का सौर्यीकरण किया गया है। कितने स्टेशनों का? 960। इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट करिए कि 960 स्टेशनों का सौर्यीकरण किया गया है। किस लिए किया गया है? भारतीय रेलवे में 2030 तक का जो लक्ष्य है शून्य कार्बन उत्सर्जन, उसके लिए ये काम किया गया है। भारतीय रेलवे की बात करें तो ये रेल मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। आकार में भारतीय रेलवे नेटवर्क आकार में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा है। आकार के अनुसार इसको चौथा स्थान प्राप्त है। रेल बोर्ड की स्थापना 8 मई 1845 को हुई थी। वर्तमान में 18 जोन और 70 डिवीजनों में ये विभाजित है। साउथ कोस्ट रेलवे जोन सबसे नया जोन है। विनोद कुमार यादव रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, द यंग माइंड्स नामक बच्चों का पहला अखबार किस राज्य में शुरू किया जाएगा? द यंग माइंड्स नामक बच्चों का पहला अखबार किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो ये असम में शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिए। तब तक के लिए सब लोगों का धन्यवाद। थैंक यू।